नमस्कार। आज की हमारी कहानी है खेती, परिवार और तरक्की के बारे में, लेकिन इसे सुनाया गया है एक बहुत ही खास, एक बहुत ही अनोखे नजरिए से। तो चलिए इस कहानी में उतरते हैं और देखते हैं कि ये हमें कहाँ ले जाती है। सोचिए, मैं एक छोटा सा बाजरे का बीज हूँ और मैं 1940 से एक खूबसूरत से लकड़ी के बक्से में बंद हूँ। आज मैं अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं, ये कहानी है मेरे किसान दामजी भाई की और उनके पूरे परिवार की। तो कहानी शुरू होती है 1940s के दशक में गुजरात के एक गांव वनगाम से। ये वो दुनिया थी दामजी भाई की, एक ऐसी जगह जहां परंपरा और पूरा समुदाय मतलब सब लोग एक साथ मिलकर रहते थे। उस जमाने में दामजी भाई हम जैसे बीजों को मतलब अपने परिवार के बीजों को बड़े प्यार से बड़े ध्यान से संभाल कर रखते थे। देखिए कैसे। पहले तो अच्छी फसल में से सबसे अच्छे बीजों को चुना जाता, फिर उन्हें एक सूखी लौकी के अंदर रखा जाता और ऊपर से मिट्टी का लेप लगा दिया जाता था। और हाँ, हमें कीड़ों से बचाने के लिए नीम की पत्तियां भी डाली जाती थी। ये कोई नई तकनीक नहीं थी, ये तो पीढ़ियों से चला आ रहा ज्ञान था। और पता है, उन दिनों खेती किसी एक इंसान का काम नहीं होता था, ये तो पूरे गांव का काम था। जब फसल कटती थी ना, तो पूरा गांव मिलकर जश्न मनाता था। बड़ी बड़ी दावतें होती थीं, खूब खाना पीना होता था, मतलब सब एक दूसरे का साथ देते थे। हो। और उन दावतों में जो सबसे खास चीज बनती थी वो था ऊंधियू। सोचिए जरा, ताजी ताजी सब्जियां और मसाले सब एक मिट्टी की हांडी में बंद, और उसे खेतों में ही गरम गरम कोयलों के बीच रखकर धीरे धीरे पकाया जाता था। बाजरे की रोटी के साथ उसका वो सौंधा सौंधा स्वाद, ओह, आज भी मेरी यादों में बिल्कुल ताजा है। लेकिन फिर वक्त बदला। दामजी भाई के बेटे हसमुख ने आकर सब कुछ बदल दिया। एक नया दौर शुरू हो रहा था और इस नए दौर का नाम था तरक्की। मतलब पिता और बेटे के काम करने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क था। जहां दामजी भाई बैलों से खेत जोतते थे और तरह तरह की फसलें उगाते थे, वहीं हसमुख ट्रैक्टर ले आया। वो सिर्फ वही फसलें उगाने लगा जिनकी बाजार में अच्छी कीमत मिलती थी, जैसे गेहूं और कपास। और हम जैसे घर के बीजों को भुला दिया गया। उनकी जगह अब बाजार से खरीदे हुए नए बीज आ गए थे। हसमुख को पक्का यकीन था कि यही असली तरक्की है। वो कहता था, देखो, अब हम समझदारी से खेती कर रहे हैं। इन खेतों से जो मुनाफा होगा उससे हम अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाएंगे, हम तरक्की करेंगे। लेकिन हम जैसे पुराने बीजों के मन में एक सवाल बार बार उठता था, क्या ये सच में तरक्की थी? इस सवाल का जवाब मिलना बाकी था, और वो आने वाले सालों में मिलने वाला था। तो चलिए अब देखते हैं कि हसमुख जिसे तरक्की कह रहा था, उसकी असली छिपी हुई कीमत क्या थी। असल में खर्चों का एक ऐसा चक्कर शुरू हुआ जो कभी खत्म ही नहीं हुआ। देखिए, गोबर की खाद तो अब थी नहीं, तो उसकी जगह आई महंगी केमिकल वाली खाद। फिर बाजार के नए बीजों में कीड़े भी आसानी से लग जाते थे, तो उनके लिए खरीदनी पड़ी महंगी कीटनाशक दवाइयाँ। नहर का पानी भी कम पड़ने लगा, तो जमीन के अंदर से पानी खींचने के लिए पंप लग गया। और इन सारे खर्चों को पूरा करने के लिए बैंक से कर्ज लेने का सिलसिला शुरू हो गया। ये सब तो पैसों की बात थी, लेकिन इसका असर सिर्फ जेब पर नहीं, सीधा जमीन पर पड़ रहा था। सोचिए, बार बार एक ही फसल उगाना और उस पर इतने सारे केमिकल्स डालना, इसने तो मिट्टी की जान ही निकाल दी थी। हालत ये हो गई थी कि अब वहां कुछ भी ठीक से उगता ही नहीं था। और इसका जो इंसानी पहलू है वो तो और भी ज्यादा दुखद है। जब नुकसान बढ़ता गया और कर्ज चुकाना नामुमकिन सा हो गया, तो कई किसानों ने अपनी जान दे दी। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ 1997 से 2005 के बीच 1.5 लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली। तो क्या इसका मतलब यह है कि कोई और रास्ता है ही नहीं? क्या खेती करने का कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता? कहानी में अब एक मोड़ आता है, और यह हमें ले जाती है देहरी गांव, भास्कर भाई के खेत में, जहां एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। यहां एक बड़ा सवाल सामने आता है, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे प्रकृति के साथ मिलकर खेती की जाए, उसके खिलाफ जाकर नहीं? भास्कर भाई का खेत हमें इसी सवाल का जवाब देता है। भास्कर भाई की जो उपजाऊ मिट्टी है ना, उसके कुछ अपने राज हैं। सबसे पहली बात, वो फैक्ट्री वाली खाद का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते। उनके खेत में लगे हैं क्रोटॉन के पौधे, जो खुद ही बता देते हैं कि मिट्टी को कब पानी चाहिए। सूखी पत्तियां और कचरा सड़कर अपने आप खाद बन जाता है। और सबसे जरूरी, केंचुए, ये जमीन के अंदर सुरंगें बनाकर उसे नरम रखते हैं और उपजाऊ भी बनाते हैं। पता है भास्कर भाई केंचुओं के बारे में क्या कहते हैं? वो कहते हैं, ये मेरी मिट्टी के सबसे अच्छे दोस्त हैं।
अब इस सोच को हसमुख की सोच से मिलाइए। कहाँ हसमुख जमीन को सिर्फ मुनाफा कमाने का एक जरिया समझता था और कहाँ भास्कर भाई उसे एक जिंदा दोस्त मानते हैं। चलिए, अब कहानी जहां से शुरू हुई थी वहीं वापस चलते हैं, हसमुख के परिवार के पास, और देखते हैं कि आखिर में उनके फैसलों का क्या नतीजा निकला। हसमुख का जो बेटा था परेश, वो पढ़ लिख गया था और वो किसान नहीं बनना चाहता था। खेती में इतना घाटा और इतना संघर्ष देखने के बाद उसने परिवार का बैंक का कर्ज चुकाने के लिए ट्रक चलाना शुरू कर दिया। और बस इसी के साथ दामजी भाई के परिवार में पीढ़ियों से चली आ रही खेती की परंपरा टूट गई। और कहानी का अंत वो तो दिल को छू जाता है। एक दिन परेश अपनी माँ से पूछता है, माँ, दादाजी का वो लकड़ी वाला बीज का बक्सा कहाँ है? ट्रक के पेंच और औजार रखने के काम आएगा। सोचिए, वो बक्सा जिसमें पीढ़ियों की विरासत, जिसमें हम जैसे जिंदा बीज सहेज कर रखे गए थे, अब उसमें एक मशीन के बेजान पुर्जे रखे जाने थे। तो यहां आकर एक सवाल खड़ा होता है कि जब एक बीज की कहानी खत्म होती है तो फिर किसकी कहानी शुरू होती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हमारे खाने, हमारे परिवार और हमारी खेती के भविष्य के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है।